जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो आज इसमें मैं 60 क्वेश्चन जीके दिए इसका और 40 क्वेश्चन ड्राइवर से संबंधित रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं बारी बारी से व्याख्या करूँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष सिंधु गंगा तरन है। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 में हुआ था। जिनेवा श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो जिनेवा श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, आगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? तो यह कला के क्षेत्र से संबंधित है। कौन? भूपेन हजारिका। आगे, प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। आगे, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में था। सॉल्व टीका किसके लिए होता है? तो सॉल्व टीका पोलियो के लिए होता है। जब कोई भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है? वह डैश डैश है। तो वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं आम भाषा में। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आँख से संबंधित रोगों को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक के नाम से NaCl जाना जाता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कणों का स्रोत हीलियम था। आगे, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोस क्रिस्टल में होता है। लघुपथन के समय करंट का मान, तो लघुपथन के समय करंट का मान बढ़ता है। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। तो बरसात की बूंदों का गोल आकार पृष्ठ तनाव यानी कि सतह तनाव के कारण होता है। आगे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। ओडोमीटर किसका मापक है? तो ओडोमीटर दूरी का मापक है। ओडोमीटर दूरी का मापक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो यह जनसंख्या पटना की सबसे न्यूनतम है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर आयकर का है। आगे, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान पुस्तक नामक संत की रचना दरिया साहब ने की थी। ठीक है, दरिया साहब ने की थी ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। ठीक है, आगे, बैलाडीला लौ अयस खान किस राज्य में है? तो बैलाडीला
छत्तीसगढ़ राज्य में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक शेर खां बना। कौन बना? शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। आगे भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतर विस्तार 68°7' 97°26' पूर्वी देशांतर है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। अकेसिया है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बहावियों का मुख्य केंद्र पटना था। कौन था? पटना था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम एन है। कौन है? एन है। दोस्तों तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई थी। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त किस राज्य में हुआ था? तो पहला हुआ था महाराष्ट्र में, जिसके नायक थे अन्ना हजारे। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 को किया गया। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? वह अनुच्छेद 358 है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी। यह हुई थी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के। भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे?
तो यह तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो पूर्वी द्वीप समूह की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की। दिल्ली के लाल किले में प्रथम मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। तो अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय कहाँ का शासक था? तो वह उदय सिंह। वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह था। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी को। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी को। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम ने बनवाया। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 18 दिन तक। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? तो वह 18 दिन तक लड़ी गई। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पशुपति की करते थे। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल है। नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल है। तो वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है? तो वह है 75%। तो वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2075 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? तो वह 75%। तो मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये 60 क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त हो गया है। तो अब हम आते हैं आगे मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत। तो इस 40 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपका, और मैं शुरू करता हूँ। एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है। तो एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि तक। इसके हो जाएगा प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि तक। यहाँ याद रखना 6 माह का समय लगता है। आगे सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह है। सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी। ये रीजनिंग का मतलब थोड़ा सा इसमें अभी नहीं दिख रहा है, इस थोड़ा और स्पष्ट दिखेगा आपके एग्जाम हॉल में।
घाट या नदी के किनारे को प्रदर्शित करता है, तो यह घाट या नदी के किनारे को भी प्रदर्शित करता है। इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि यह आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, क्योंकि एक हाथ ऊपर किए हुए और एक हाथ अपने बाएं किए हुए हैं, तो इसका मतलब होता है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो आगे क्या कह रहा है? भारत में मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आवश्यक नहीं है। तो भारत में मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ क्या आवश्यक नहीं है? तो यह आवश्यक है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। हाँ, अस्थायी पंजीकरण के लिए आपको फिटनेस की ज़रूरत आपको नहीं है। आगे, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी, तो आपके सोचिए, आप जब आप वाहन चला रहे होंगे तो आपके वाहन की हेडलाइट क्या होगी? तो यह आपके वाहन की हेडलाइट लो बीम की होगी। क्या होगी? लो बीम की होगी। आगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पूरे देश में होती है, ना कि उस जिले में, ना कि उसी राज्य में, और ना कि संभाग में, यानी कि एक प्रांत में। ठीक है। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है? तो इसमें होता है जिला परिवहन पदाधिकारी होते हैं। और एक नए परिवहन नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन का पंजीकरण प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो यह वैध होता है 15 वर्ष के लिए, जो कि गैर वाहन परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 वर्ष के लिए होता है। शिक्षार्थी लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो यह 6 महीने तक प्रभावी रहता है। और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में अनुकूलन एडेप्टेशन की परिभाषा दी गई है, जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के लिए होता है? तो यह नियम 2 के ए में होता है। जैसे एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में अनुकूलन की परिभाषा दी गई है, जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के लिए होता है? यह नियम 2 का ए होता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो वह दस्तावेज का उपयोग कर सकता है। तो वह स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उपयोग कर सकता है। जैसे करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वह स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। एक मोटर वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी पंजीकरण फॉर्म नंबर 21 के साथ कितने दिनों के लिए वैध होता है? तो वह 30 दिन के लिए वैध होता है। एक मोटर वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी पंजीकरण फॉर्म नंबर 21 के साथ कितने दिनों के लिए वैध होता है? तो वह 30 दिन के लिए वैध होता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य है सड़क परिवहन वाहनों के पंजीकरण, चालन, लाइसेंस और संबंधित मामलों को समेकित करना। मोटर क्वेश्चन नंबर 75। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर
परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वह न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 20 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है तो वह संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो उस पर 5,000 का जुर्माना लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है तो संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? 5,000। नए वाले पे 5,000 है। आगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? 100 मिली रक्त में एल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है? तो वह है 30 मिलीग्राम से अधिक। तो 100 मिलीग्राम में अल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है? 30 मिलीग्राम से अधिक। क्वेश्चन नंबर 78। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा की राशि कितनी है? तो मुआवजा की राशि है 50,000 रुपये। सड़क दुर्घटना में पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे 50,000 का मुआवजा राशि दिया जाएगा। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वह वृत्त में। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं वृत्त में। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे का काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है? यानी विकर्ण रेखा कहने का मतलब तिरछा तिरछी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, ए और बी। वाहनों को हमको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चिखाने के मध्य स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। यानी बी नंबर में वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है। आगे क्वेश्चन अब और हो गया 60 से 20 था नियमावली, और इसमें और 20 क्वेश्चन है इसमें वाहनों के पार्ट पुर्जे यानी लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव पर से संबंधित प्रश्न। तो पहला नहीं 80 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलिक दबाव निम्न में से किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक दबाव पास्कल के सिद्धांत के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है पावर स्टीयरिंग का उपयोग होता है। तो पावर स्टीयरिंग का प्रयोग बैलून टाइप टायर के साथ होता है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होता है बैलून टाइप टायर के साथ होता है। कैम्बर कोन के कारण अगले पहिए दिखते हैं। तो वह ऊपर से बाहर की ओर। कैम्बर कोन के बाहर अगले पहिए दिखते हैं ऊपर से बाहर की ओर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अन्य नाम है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अन्य नाम है यह दोनों सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमिशन और एन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हैंड ब्रेक का प्रयोग होता है। तो हैंड ब्रेक का प्रयोग पिछले पहियों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? स्टार्टिंग प्रणाली में कौन से दोष पाए जाते हैं? तो स्टार्टिंग प्रणाली में कौन से दोष पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। इसमें स्टार्टिंग मोटर का इंजन को न घुमा पाना और स्टार्टिंग मोटर का धीमे चलना परंतु इंजन का स्टार्ट न होना। स्टार्टिंग इंजन का सामान्य रूप से
इंजन को चलाना परंतु इंजन का स्टार्ट न होना। आगे क्वेश्चन नंबर 87 तो जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनमो की आउटपुट क्या होगी? तो डायनमो की आउटपुट हो जाएगी घटती है यानी घटेगी। जब इंजन की स्पीड कम हो जाएगी तो डायनमो भी आउटपुट भी कम हो जाएगी यानी घट जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 88 इंजन के प्रचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? इंजन के प्रचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुख्य प्रदूषक है उपयुक्त में से सभी। कौन होगा? उपयुक्त में से सभी। तो नाइट्रोजन भी, हाइड्रोकार्बन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तीनों का तीनों। इंजेक्टर का कार्य क्या है? तो इंजेक्टर का कार्य है डीजल स्प्रे करना। इंजेक्टर का कार्य है डीजल स्प्रे करना। पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफी। क्वेश्चन नंबर 90 तो पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफी गाढ़ा हो जाता है डैश के समय। किसके समय हो जाता है? तो वह चालू करने के समय। पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफी गाढ़ा हो जाता है चालू करने के समय। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? तो समय समय पर इंजन को साफ करना तथा रिपेयर करना कहलाता है। तो यह कहलाता है इंजन ट्यूनिंग। समय समय पर इंजन को साफ करना तथा रिपेयर करना क्या कहलाता है? ट्यूनिंग कहलाता है। और इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर डैश पर एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्ट किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व के समय किया जाता है। इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व पर एडजस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन एक भाग नहीं है? तो वह क्लच है जो इंजन का एक भाग नहीं है। बाकी सब इंजन का एक भाग है। सिलेंडर भी भाग है, वाल्व भी भाग है और क्रैंक सॉफ्ट भी एक भाग है। आगे क्वेश्चन किसी इंजन का स्ट्रोक होता है। तो किसी इंजन का स्ट्रोक टीडीसी और बीडीसी के बीच होता है। टीडीसी और बीडीसी के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? डीजल फिल्टर बना होता है। तो डीजल फिल्टर नमदा का बना होता है। डीजल फिल्टर बना होता है नमदा का। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है ग्रेफाइट के प्रयोग में स्नेहक के रूप में। टू स्ट्रोक के क्वेश्चन नंबर 97 टू स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो यह व्यवस्था की जाती है पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। टू स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। आगे क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? तो कहता है सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है? तो यह हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है? हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण कितना डिग्री होता है? तो वह 45 डिग्री होता है। प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है। और निम्नलिखित में किसमें जंग नहीं लगती है? तो यह किसमें जंग नहीं लगती है? ड्राई क्लीनर में जंग नहीं लगती है। ड्राई क्लीनर में जंग नहीं लगती है। तो मैं अब समाप्त करता हूँ दोस्तों। और मेरे संजू विद स्टडी में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।